Hello viewers, welcome. So today we are going to discuss everything about India's nuclear weapon policy, the background reason, the agreements that India is a part of, the policy states of India, nuclear policy states of India, the criticisms, the argument in favor of our policy states कि हम क्या क्या stance रखते हैं, and something about Indian Army's cold start doctrine. मेन रीज़न कि इंडिया जो है वो एक न्यूक्लियर वेपन बनी, ये क्यों था? इसका मेन रीज़न ये है कि हमें चाइना को काउंटर करना था और 1964 इन द ईयर 1964 चाइना जो है वो एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन चुकी थी 1964 में। इससे अगर हम 2 साल पीछे जाएं 1962 में, तो आई होप वी रिमेंबर कि क्या हुआ था, इंडो चाइनीज़ वॉर हुई थी। इस इंडो चाइनीज़ वॉर की वजह से इंडिया एंटिसिपेट हो गई कि क्योंकि चाइना एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है तो हमें भी बनना होगा अगर हमें काउंटर करना है चाइना को। तो और वापस से कभी अगर वॉर हो जाए चाइना के साथ तो हम भी इक्वली डेटर कर पाएँ चाइना को। इसके साथ साथ सेकंड रीज़न ये है कि हम अगर इंडिया भी एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन जाती चाइना के साथ साथ, तो ये इम्प्रॉबेबल हो जाएगा कि दोनों कंट्री में से कोई भी एक न्यूक्लियर वॉर का रिस्क लेगी। इंडिया और चाइना हम दोनों ही फॉलो करते हैं NFU, नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी या नो फर्स्ट यूज़ डॉक्ट्राइन। तीसरा रीज़न जो है प्रॉपर न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनने का इंडिया का, दैट इज़ द टू डेटर पाकिस्तान। हमें पाकिस्तान को भी डेटर करना है, इसलिए भी हम जो है न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन जाते हैं। और फिर इसके साथ साथ और क्या रीज़न है कि इंडिया जो है वो स्ट्रांगली बिलीव करता है कि इंडिया और चाइना का पास्ट सिमिलर रहा है और दोनों कंट्री जो है वो डेस्टिन्ड है एशिया के टॉप कंट्रीज़ या एशिया के रूलर्स बनने में या एशिया के लीडर्स बनने में। लीडर्स वुड बी अ बेटर टर्म। इंडिया जो है कभी इसने ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है कि हमारे पास कितने आर्सेनल हैं, बट सजेशंस से पता चलता है कि 150 से 160 न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो इंडिया मेंटेन करती है। ठीक है, इतने वेपन्स हैं इंडिया के पास फ़िलहाल। इन वेपन्स में न्यूक्लियर केपेबल एयरक्राफ्ट, बैलिस्टिक मिसाइल्स, सरफेस शिप, सबमरीन, सारी पॉसिबल चीज़ें हैं हमारे पास। इंडिया जो है वो कभी भी इंटेंड नहीं करता है कि हम इनको एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट में यूज़ करें। हम इनको तभी यूज़ करेंगे जब इंडिया को पहले अटैक की जाती है। सो अकॉर्डिंग टू इंडियाज़ न्यूक्लियर वेपन डॉक्ट्राइन हम ये कह सकते हैं कि हमें कोई भी टैक्टिकल वेपन की नीड नहीं है। अब टैक्टिकल वेपन क्या होता है? इफ़ दिस इज़ द वॉर फील्ड, बाकी इधर एक कंट्री है इतनी बड़ी सी, इधर एक कंट्री है इतनी बड़ी सी, ठीक है, और ये वॉर फील्ड है, तो ऐसा वेपन जो बस इतने से एरिया को डिस्टर्ब करे। तो क्योंकि हम वॉर के लिए तो बना ही नहीं रहे न्यूक्लियर वेपन, तो इसलिए हमने क्या किया है, टैक्टिकल वेपन्स डेवलप नहीं किया है, ना ही हम इंटेंड करते हैं कि हम टैक्टिकल वेपन्स को डेवलप करें। ओके, तो न्यूक्लियर वेपन की अब थोड़ी सी बैकग्राउंड देख लेते हैं कि हमारे न्यूक्लियर वेपन की बैकग्राउंड क्या है, एक ब्रीफ बैकग्राउंड। तो न्यूक्लियर वेपन की बैकग्राउंड कुछ ऐसी है कि हमने सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट कहाँ स्टार्ट किया, वेपन ग्रेड प्लूटोनियम जो है हमने उसको प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया बार्क में, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में हमने प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। यहाँ पर हमारे पास 2 रिएक्टर्स हैं, एक तो जो हमने कनाडा से एक्वायर किया है दैट इज़ साइरस, और दूसरा रिएक्टर है जो हमने इंडिविजुअली प्रोड्यूस किया है दैट इज़ ध्रुव रिएक्टर। इसके अलावा हमारे पास एक प्लूटोनियम सेपरेशन फैसिलिटी भी है जो इंडिया को 1985 से इंडिया के पास कमीशन्ड है। ये हमारी एक शॉर्ट बैकग्राउंड हो गई कि कहाँ पर डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। अभी इंडिया जो है वो एक मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम के भी पार्ट है, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंट्रोल रिजाइम्स है। तो सबसे पहले यहाँ पर MTCR है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम, देन देर इज़ वॉसेनार एग्रीमेंट एंड द थर्ड इज़ ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। ये 3 MTCR, वॉसेनार एग्रीमेंट एंड ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, ये जो 3 मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम्स है, इसके इंडिया जो है वो एक पार्ट है। ठीक है, तो हम लोग ये सारी चीज़ों को हमने साइन किया हुआ है। इसके साथ साथ हम लोगों ने बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, केमिकल वेपन कन्वेंशन, इनको भी साइन किया हुआ है। इंडिया जो है वो एक सब्सक्राइबर है
सब्सक्राइबर स्टेट है, हमने हेग कोड ऑफ कंडक्ट को भी फॉलो किया है कि हम लोग कैसे एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम्स रिलेटेड टू न्यूक्लियर वेपन, ये सारी चीज़ें हैं। हम जो है हमने दो न्यूक्लियर रिलेटेड पॉलिसीज़ की इंडिया पार्ट नहीं है। सबसे पहला कि हमने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को नहीं साइन किया है। अब ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या है कि न्यूक्लियर वेपन्स इनिशियली जब कुछ कंट्रीज़ ने बनाया तो उन्हें ये पता चल गया कि अब सारी कंट्रीज़ बनाने का ट्राई करेगी, एंटिसिपेटेड रहेगी और इससे फ्यूचर में न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। तो टू प्रिवेंट अ न्यूक्लियर वॉर, फुल फ्लेजेड न्यूक्लियर वॉर, कंट्रीज़ ने क्या कहा कि अब ये स्प्रेड नहीं, प्रोलिफरेशन का क्या मतलब होता है, स्प्रेड। तो अब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कहीं भी वॉर या फिर डिफेंस के लिए नहीं स्प्रेड होगी, वो बस कॉमर्शियल यूज़ के लिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, इन सारे चीज़ों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो NPT कहते हैं नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, तो इसको इंडिया ने साइन नहीं किया। इसके साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसमें इन कंट्रीज़ ने जिन्होंने इनिशियली न्यूक्लियर वेपन्स बना लिया था, इन्होंने बैन कर दिया कि आने वाली कोई भी कंट्री अब न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगी अगर वो डिफेंस पर्पस से बनाया गया। हमने इन दोनों में से किसी भी ट्रीटी को साइन नहीं किया, बट हम पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी को हमने साइन किया है। अक्टूबर 1963 में हमने पार्शियल बैन ट्रीटी PBT को साइन किया हुआ है न्यूक्लियर टेस्ट से रिलेटेड। ओके, इसके आगे क्या जानने लायक बात है कि इंडिया जो है वो एक मेंबर है IAEA का। IAEA स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और इसके तहत हमारे पास जो है 14 रिएक्टर्स हैं, 14 रिएक्टर्स इंडिया के पास टोटल। सम टोटल हमारे पास क्या है, वी हैव 22 रिएक्टर्स। आउट ऑफ दिस 22 रिएक्टर्स, 14 रिएक्टर्स जो हैं, ये 14 रिएक्टर्स जो हैं ये इंपोर्ट करती है यूरेनियम को और उसको एज अ फ्यूल यूज़ करती है। इसके अलावा जो 8 रिएक्टर्स है वो हमारी इंडिया की इंडिजीनियस रिएक्टर्स है। इसमें हम लोग फॉरेन से कुछ भी जो है इंपोर्ट नहीं करते हैं फ्यूल के तौर पर। इंडिया में मोनोजाइट सैंड, प्लूटोनियम मोनोजाइट सैंड जो कि तमिलनाडु में पाया जाता है, उसके हेल्प से हम लोग जो है प्लूटोनियम एक्सट्रैक्ट करते हैं वहाँ से और उसको एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। तो ये जो 14 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जो कि यूरेनियम को यूज़ करती हैं, यहाँ पर यूरेनियम आता कहाँ से है, तो कजाकिस्तान, कनाडा, उज़्बेकिस्तान एंड रशिया, दिस आर द कंट्रीज़ जहाँ से हम लोग यूरेनियम लेते हैं। तो ये 14 रिएक्टर्स जो है ना, इसको फॉलो करना है IAEA के गाइडलाइंस को, क्योंकि ये जो है ये इंटरनेशनली यूरेनियम एक्सपोर्ट कर रही है, तो इसको फॉलो करना पड़ेगा। अब जहाँ तक बात की जाए NPT की, जो कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, जो कि 1968 में आती है और हमने नहीं साइन किया है, तो हमने इसके साथ साथ तो जो कंट्रीज़ हैं, जो पुरानी कंट्रीज़ हैं, जो न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज़ हैं, उन्होंने कहा कि हमने जो है स्टेटस को डिस्टर्ब किया है और हम लोग जो है होने वाली न्यूक्लियर डिज़ार्मामेंट, मतलब सारी कंट्रीज़ को जैसे कहा गया कि आप न्यूक्लियर डिज़ार्मामेंट करो, तो हमने उस चीज़ में सहयोग नहीं दिया है। ये हमारे ऊपर क्या है, एक क्रिटिसिज्म इंडिया की गई है। इंडिया जो है हमने अपना अब न्यूक्लियर टेस्ट कैसे न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह कब कंडक्ट किया, कैसे कंडक्ट किया, क्योंकि इनिशियली कोई कंट्री हमें सपोर्ट नहीं कर रही थी हमारे न्यूक्लियर टेस्ट में, तो उसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो हमने 2 टेस्ट इनिशियली किया है, एक 1974 में किया है, और 1974 में जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ है इसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा, इसकी कोड नेम थी स्माइलिंग बुद्धा। तो ये हमने किया, और दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट हमने 1988 में किया है। दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट वी हैव डन इन 1998 में हमने दूसरा टेस्ट किया न्यूक्लियर वेपन के लिए, और इसका कोड नेम हमने रखा था ऑपरेशन शक्ति। तो ये हो गया। हमने जो है इंटरनेशनल गारंटीज़ को सीख करने की कोशिश नहीं की है न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में। हमने न्यूक्लियर वेपन्स को जो है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी हमने साइन नहीं की, ना ही कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर बैन ट्रीटी साइन की। बट इसके अलावा कंट्री जो है तो इस वजह से हमने जो है जब न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट किया है, तो कोई भी कंट्री हमें ये नहीं कह सकती कि हमने किसी भी ट्रीटी ऑब्लिगेशंस को वायलेट किया, क्योंकि हमने कभी ऐसी कोई ट्रीटी साइन ही नहीं की कि हम ना ही न्यूक्लियर वेपन्स बनाएंगे ना ही उसको यूज़ करेंगे। तो हमने ऐसा कुछ भी साइन नहीं किया है, तो हमने इस वजह से कोई भी ट्रीटी जो है उसको वायलेट नहीं किया है। अब इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो 3
स्तंभ पर बनी हुई है, 3 पिलर्स है हमारा। सबसे पहला तो नो फर्स्ट यूज़, सबसे पहला है नो फर्स्ट यूज़। इसका मतलब है हम ये कमिट करते हैं कि हम पहले कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ नहीं करेंगे। सेकेंड इज़ क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि हम लोग कम से कम न्यूक्लियर वेपन को यूज़ करेंगे बस अपने डिफेंस के पर्पज़ से, ठीक है। और हम लोग कम से कम न्यूक्लियर वेपन्स में कोशिश करेंगे कि क्या कर सकते हैं, हम लोग कम से कम न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे, बस उतने ही बनाएंगे जो हमारे मिनिमम उतने ही बनाएंगे जिससे कि हम अपने एनिमी को जो है रिटेलिएट कर सकें इन केस ऑफ एन अटैक। और तीसरा है सिविलियन कंट्रोल। तो सिविलियन कंट्रोल, तो न्यूक्लियर कमांड जो है इंडिया का वो एक सिविलियन के हाथ में। प्राइम मिनिस्टर जो है वो फाइनल अथॉरिटेटिव बॉडी हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि हम न्यूक्लियर स्ट्राइक करते हैं या नहीं। 2 कारण, इंडिया और पाकिस्तान लगातार जो है हम जो है डेटरेंस गोल पोस्ट को अपने मिस करते जा रहे हैं न्यूक्लियर न्यूक्लियर ट्रीटी के लिए। और ये डेटरेंस गोल पोस्ट क्या है कि ये निवारण लक्ष्य है कि अब और नहीं बनाना है, अब और नहीं बनाना है। लेकिन बार बार दोनों ही कंट्री अपने टारगेट्स को जो है वो मिस करती जा रही है। एंड द मेन रीज़न फॉर दिस इज़, सबसे पहली बात यह है कि म्यूचुअल सिक्योरिटी डिलेमा है इंडिया और पाकिस्तान दोनों को। एंड द सेकेंड थिंग इज़ स्ट्रैटेजिक मॉडर्नाइजेशन जो कि चाइना परस्यू कर रही है, उसकी वजह से भी थोड़ा एंटिसिपेशन हो रहा है, जिस वजह से वी आर क्रिएटिंग मोर एंड मोर न्यूक्लियर वेपन्स। बट वी आर क्रिएटिंग इट ओनली ताकि हम रिटेलिएट कर सकें। और ये रिटेलिएशन कैसा होगा, ये प्यूनिटिव रिटेलिएशन होगा, क्योंकि सामने से अगर कोई कंट्री हम पर अटैक करती है तो एज अ पनिशमेंट हम भी रिटेलिएट करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स के थ्रू। अब हमारे न्यूक्लियर वेपन टेस्ट के कुछ क्रिटिसिजम्स हैं, कुछ सपोर्ट हैं, तो हम लोग उनके बारे में देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो कुछ क्रिटिसिजम्स और चैलेंजेस हैं हमारे न्यूक्लियर वेपन टेस्ट को लेकर के। सबसे पहले तो नो फर्स्ट यूज़, तो नो फर्स्ट यूज़ को बहुत सारे लोग गलत बताते हैं क्योंकि ये अनएक्सेप्टेबली हाई इनिशियल कैजुअलिटी करा देगा। सपोज इंडिया यूज़ नहीं करती और दूसरी कंट्री यूज़ कर लेती है इवन टैक्टिकल मीन्स पर भी, तो बहुत सारी कैजुअलिटी हो जाएगी। न्यूक्लियर वेपन इज़ केपेबल ऑफ दैट, तो इनिशियली बहुत हाई कैजुअलिटी हो जाएगी, ठीक है। और फिर ये मॉरली रॉन्ग है कि क्योंकि लीडरशिप के पास कोई राइट नहीं है कि वो पॉपुलेशन को एक डेंजरस प्लेस में डाल दे कि ठीक है पहले हमारा डैमेज होगा फिर ही हम करेंगे। सो दिस इज़ समथिंग जो क्रिटिसाइज करते हैं लोग कि हमारा इनिशियली हाई कैजुअलिटी होगी। सेकेंड इज़ मैसिव रिटेलिएशन, जो हम लोग कहते हैं वो क्रेडिबल नहीं है। कब क्रेडिबल नहीं है, अगर टैक्टिकल न्यूक्लियर स्ट्राइक जो है इंडियन फोर्सेस पर हो बट एडवर्सरी के टेरिटरी पर हो, तब हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे टेरिटरी पर तो हुआ भी नहीं। तो नो फर्स्ट यूज़ जो है वो अलाउ करते हैं एडवर्सरी के न्यूक्लियर पावर्स को कि वो लोग एस्केप कर सकते हैं पनिशमेंट को, रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स को एस्केप कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ न्यूक्लियर रिटेलिएशन जो है केमिकल और बायोलॉजिकल अटैक के लिए इलॉजिकल है। स्पेशली अगर कभी कभी अटैक क्या हो जाता है, केमिकल और बायोलॉजिकल अटैक नॉन स्टेट एक्टर्स भी कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो टेक द एग्जाम्पल ऑफ कोरोना हियर। अगर जैसे कोरोना वगैरह या ऐसा कोई डिजीज़ कोई दूसरी कंट्री प्लान करके आपकी कंट्री में, और सपोज मिलिट्री कैंप में ऐसी डिजीज़ जो है वो क्या हो जाती है, वो फैल जाती है, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, कैन वी यूज़ न्यूक्लियर वेपन्स? नो। तो यहाँ पर और इसके साथ साथ क्या है ना कि बहुत ही इलेबोरेट और कॉस्टली बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस हमें जो है ज़रूरत है ताकि हम डिफेंड कर सकें फर्स्ट स्ट्राइक को, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम लोग पहले यूज़ नहीं करेंगे। साथ साथ एस्केलेशन कंट्रोल जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर एक बार न्यूक्लियर वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाए 2 कंट्री के बीच में। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्यों ना हम ही लोग पहले स्टार्ट करके एंड भी कर दें ताकि एस्केलेशन हो ही नहीं। एस्केलेशन मतलब वृद्धि, मतलब कि दोनों कंट्री के तरफ से जब स्टार्ट हो जाएगा, एक कंट्री यहाँ अटैक करी, दूसरी कंट्री अटैक करी, फिर वो दोनों कंट्री ना काइंड ऑफ एक वॉर में लग जाएगी कि जितने भी न्यूक्लियर वेपन है सारा यूज़ कर लो दूसरे कंट्री को हराने के लिए। अब इसके साथ साथ कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि हमारे नो फर्स्ट यूज़ के फेवर में भी हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट ये है कि हमारा जो नो फर्स्ट यूज़ है इसके वजह से हमें बहुत सारे इंटरनेशनल गेन्स मिले हुए हैं।
इंटरनेशनल हमें स्टैंडिंग मिली हुई है बहुत ज़्यादा। इंटरनेशनल स्टैंडिंग का क्या मतलब है, हमारे ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस इसलिए हटाए गए क्योंकि हमने प्रॉमिस किया कि हम पहले यूज़ नहीं करेंगे और इंडिया की बातों की क्रेडिबिलिटी हाई है। हमने हमारे साथ बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल डिनायल रिजाइम्स जो हैं वो रिमूव हो पाए हमारे इसी चीज़ की वजह से। साथ साथ जो है सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन अग्रीमेंट साइन हो पाए, एकोमोडेशन हमें इंडिया को एकोमोडेट किया गया मल्टीलैटरल न्यूक्लियर एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम्स में। और ये सारे के सारे चीज़ जो हैं वो बर्बाद हो जाते हैं अगर हम नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को ऑप्ट नहीं करते। यहीं पर एक और चीज़ जो मेंशन करने लायक है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भले ही ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया इंडिया को एटॉमिक वेपन स्टेट के तौर पर, बट इन्होंने एक खास एक्सेप्शन किया है इंडिया के लिए कि इंडिया जो है वो NSG की मेंबर है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की मेंबर है। और इंडिया को इन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो वेवर कर सकती है एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस न्यूक्लियर मटेरियल का, इंडिया के लिए वेवर हो सकता है। इसका क्या मतलब है कि इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री है जो NPT की मेंबर नहीं है, नॉन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की मेंबर नहीं होने के बाद भी वो बाकी दुनिया की कंट्री के साथ न्यूक्लियर कॉमर्स में एंगेज कर सकती है, विच इज़ अ ह्यूज डील। ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमने नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी अपनाई है। इसके साथ साथ जो है कॉम्प्लेक्स कमांड कंट्रोल, सोफिस्टिकेटेड इंटेलिजेंस, बहुत कुछ रिक्वायर्ड होता है अगर आपको किसी कंट्री पर यूज़ करना है, आपको प्रॉपर उसके पोस्ट वगैरह सब देखने होते हैं। इतना अभी डेवलप्ड नहीं हुआ है इंडिया की तरफ से, इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि हम दूसरे कंट्री को प्रॉपर काइंड ऑफ सर्विलांस कर पाएँ अटैक करने से पहले, एक्सप्लोर कर पाएँ अटैक करने से पहले। साथ साथ साउथ एशिया जो है, अगर इंडिया नो फर्स्ट यूज़ नहीं करता तो साउथ एशिया को जो यूरोपियन नेशंस हैं या अमेरिकाज, दैट वुड डब साउथ एशिया एज न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, विच इज़ अगेन नॉट ट्रू। और फिर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट कह करके वो आराम से दखल दे सकती थी हमारे इंटरनल मैटर्स में, इंटरनल वॉर्स में। डेटरेंस जो है वो अल्टीमेटली एक माइंड गेम है, तो डेटरेंस जो है वो अल्टीमेटली एक माइंड गेम है, तो इसलिए हम बस न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहे हैं, बट हम नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी इज़ परफेक्टली राइट। ये सपोर्ट है इंडिया के फेवर में कि हमने जो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी किया है। इसके साथ साथ स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कमांड जो है ये 2003 में सबसे पहले स्टैब्लिश हुई थी। ये यही बताती है कि हमारा जो न्यूक्लियर कमांड है कि हम न्यूक्लियर स्ट्राइक करेंगे, वो बस एक वो जो है वो सिविल लीडरशिप के अंदर है। CCS कहते हैं, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी। ये जो है ये बॉडी है जो कि अलाउ करेगी कि न्यूक्लियर स्ट्राइक हो सकती है, मतलब। और इस बॉडी की हेड जो है वो है प्राइम मिनिस्टर। तो मतलब कह सकते हैं कि वो जो स्विच ऑन एंड ऑफ का पावर है ना कि न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकते हैं कि नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर के हाथों में, एक सिविल इंसान के हाथों में है। इसके साथ साथ हम अगर देखना चाहें तो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन क्या है इंडिया का, तो पाकिस्तान के टेरर अटैक्स मतलब घुसपैठ के बदले में इंडिया ने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन को डेवलप किया है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन क्या है, ये एक बहुत सारे ब्रांचेस जो हैं इंडियन मिलिट्री के, वो लोग साथ में मिलकर के एक यूनिफाइड बैटल फील्ड में फास्ट प्यूनिटिव इंकर्जन करेंगे पाकिस्तानी टेरिटरी में इन केस ऑफ एन अटैक। पाकिस्तान ने इस चक्कर में क्या किया है, बहुत सारे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बनाने लग गए हैं कि वो बैटल फील्ड में यूज़ करेंगे। पाकिस्तान न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन जो है वो लोग ऐसा इसको कहते हैं कि हम इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि इंडिया जो है वो काफ़ी बड़ी कन्वेंशनल पावर है, हमारे हिसाब से इंडिया के पास कन्वेंशनल डिफेंसिव फोर्सेस ज़्यादा हैं, तो इसलिए हमारा ये यूज़ करना जस्टिफाइड है। इस पर इंडिया का क्या स्टैंड है? हमने कहा है कि हम तो नो फर्स्ट यूज़ है, लेकिन आप अगर इवन बैटल फील्ड में भी यूज़ करते हो तो इंडिया जो है इसके पास ये राइट है कि हम अकॉर्डिंगली एक्ट कर सकते हैं, हमारा जो मन। और इस केस में इंडिया जो है वो रिटेलिएट करने के टाइम पर न्यूक्लियर वेपन्स को पाकिस्तानी सिटीज़ में भी डाल सकती है। ऑल्दो पाकिस्तान ने कहा है कि हम इंडिया के सिटीज़ पर नहीं डालेंगे, बस बैटल फील्ड में, बट इंडिया ने कहा है कि अगर आप न्यूक्लियर वेपन यूज़ करके करते हो तो हम फिर अटैक करने का हमें भी अथॉरिटी मिल जाती है कि हम आपके सिटीज़ तक में कर सकते हैं। इंडिया ने हालांकि कोई टैक्टिकल वेपन डेवलप नहीं किया है, बट हमारे पास जो है हम हाइड्रोजन बॉम्ब डेवलप कर रहे हैं जो कि सिटी बस्टर्स है। हम इंटरेस्टेड नहीं है न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करने के लिए बैटल फील्ड में। और साथ साथ समरी में अगर कही जाए तो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो दोनों इंडिया और पाकिस्तान की है वो अब तक मेच्योरिटी पर पहुंची नहीं है, बट हम ये स्ट्रांगली होल्ड करते हैं कि अगर न्यूक्लियर वॉर होगा तो वो काफ़ी हॉरेंडस होगा, काफ़ी अनप्लीजेंट होगा। इसलिए इवेंचुअलिटी, और अगर न्यूक्लियर वॉर होता है तो, और अगर कोई बाहर से कंट्री इंटरवीन नहीं करती है तो ये श्योर है कि इंडिया की तरफ से कैजुअलिटी पाकिस्तान के कंपैरिजन में काफ़ी कम होगी।
इसलिए इंडिया जो है वो अप्रोच कर रहा है एवरी डे कि हम अपना न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को हाई रखें। थ्रेशोल्ड, न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्या है? वी नीड टू नो व्हाट इज़ अ न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड। तो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड, व्हाट इज़ अ न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड, ये एक ऐसा पॉइंट है वॉर में जब जो है कॉम्बैटेंट्स जो है वो श्योर हैं कि अब हमें न्यूक्लियर वेपन यूज़ करना ही होगा। तो इसको हमने काफ़ी हाई रखा है कि एकदम एक्सट्रीम केस होना चाहिए। बट पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को बहुत ही कम करते जा रहा है और वो लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन्स, टैक्टाइल वेपन्स ये डेवलप करते जा रहा है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर वेपन पॉलिसी। वी होप फॉर द बेस्ट।